So today we are going to solve exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में बोला है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दी है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में एंड हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर a और b की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है कौन कौन सी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और सेकेंड इक्वेशन क्या है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2 के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इसके कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है a और b की वो वैल्यूज़ जिनके लिए ये जो दोनों इक्वेशन है इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो बेटा आपको पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 वो किसके इक्वल होता है? b1 अपॉन b2 के, और ये किसके इक्वल होता है? c1 अपॉन c2 के लिए। तो ये कंडीशन होती है हमारे लिए, है ना। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो जो a1 अपॉन a2 का रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के एंड b1 अपॉन b2 का रेशियो c1 अपॉन c2 के, मतलब ये तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं आपस में। तो हम लोग भी यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इनके रेशियो निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया, थोड़ा सॉल्व कर लिया। तो इक्वेशन 1 में मैं जो 7 था उसको भी मैं ले आया लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर रह गया 0। एंड इक्वेशन जो 2 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड में है उस सब को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो 3a उधर प्लस था, इधर आके माइनस, b भी माइनस एंड 2 हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में किसी भी वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं, अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगी एंड माइनस है तो प्लस हो जाएगी। नाउ हम लोगों के पास ये दो इक्वेशन आ चुकी है एंड अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और इन तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 हम लोगों के पास आ जाएगा 2। a1 होता है बेटा x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में एंड a2 होता है x का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में। ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे पास b1 अपॉन b2 हम निकाल सकते हैं। b1 अपॉन b2, b होता है हमारा y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में b1 एंड b2 होता है y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में। और सिमिलरली हम यहाँ से c1 अपॉन c2 निकाल सकते हैं। c1 होता है हमारा कांस्टेंट टर्म इक्वेशन 1 एंड c2 होता है कांस्टेंट टर्म इक्वेशन 2 अलॉन्ग विद साइन, उनके साइन के साथ। ठीक, नाउ इसने बोला था हमसे कि ये जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो मतलब a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, और जो b1 अपॉन b2 का रेशियो है वो c1 अपॉन c2 के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोगों को इन तीनों इक्वेशंस को, इन तीनों जो इक्वल वैल्यूज़ हैं सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आप किसी भी दो वैल्यू को एक साथ ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड है हमारी, आपकी मर्जी। आपको दिख रहा होगा कि कौन सी वैल्यूज़ हमें साथ साथ लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली को ले लेता हूँ, किसके साथ? सेकंड वाले के साथ। तो फर्स्ट एंड सेकंड को मैं एक साथ लेके देखता हूँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने जब एक साथ लिया, ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा a अपॉन 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू सेकेंड है हमारा 3 अपॉन a प्लस बी। उसके बाद हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू a प्लस बी एंड 3 इंटू a माइनस बी। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो 2 के नीचे जो भी डिनोमिनेटर में थी वैल्यू वो 3 के साथ आ गई एंड 3 के नीचे जो डिनोमिनेटर में थी वो 2 के साथ आ गई। तो यहाँ हो गया 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। a वाले हम एक तरफ कर लेते हैं एंड b वाले एक तरफ। तो a वाले में इधर ले आया लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज़ एंड b वाली को मैं ले आया राइट हैंड साइड में। यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस a और इधर से आ गया हमारे पास माइनस 5b। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू आ चुका है 5b। तो a इक्वल्स टू 5b आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं, या फर्स्ट और थर्ड, जो भी आपका मन हो उसको आप ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया फर्स्ट और
थर्ड वाले को एक साथ, ठीक है। तो फर्स्ट थी हमारी a2/a-b एंड थर्ड वाली हमारी -7/-3a-b + 2। और उसके बाद अगेन हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू जो 7 के नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है पूरी की पूरी एज इट इज़ इधर आ जाएगी, एंड -7 इंटू जो 2 के नीचे डिनोमिनेटर में है पूरी वैल्यू एज इट इज़ इधर आ जाएगी। उसके बाद इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 = 6 है, 2 इंटू b 2b एंड 2 2 = 4। नाउ -7 इंटू a -7a माइनस प्लस 7 इंटू b 7b। अब a वाली सारी टर्म्स एक साथ कर लेंगे, ठीक है, और b वाली सारी टर्म एक साथ कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस का ये 4, और यहाँ आ चुका है हमारे पास 9b। अब हम लोगों के पास क्या था कि a = 5b, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट a = 5b। तो a की जगह पे लिख सकता हूँ मैं 5b + 4 = 9b, एंड b वाले एक तरफ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं 5b को उठा के उस तरफ ले जाता हूँ, तो 9b - 5b। तो 9 में से 5 गया, बचा कितना 4b, एंड b हम लोगों को निकालना है। तो 4 कहाँ चला जाएगा, दूसरे वाले 4 के नीचे, उससे कैंसिल आउट। तो b की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो b = तो आ गया हम लोगों के पास 1, एंड a = था 5 इंटू b, और b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5 इंटू 1, ठीक है। हम लोगों के पास था ना a = 5b, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ b, पुट वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू पुट कर दी 1, तो a = आ गया 5 1 = 5। तो हमारे पास a भी आ चुका है और हमारे पास b भी आ चुका है। तो इसने यही पूछा था, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग लीनियर पेयर हैव एन इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आंसर है a = 5 एंड b = 1, ठीक है। तो ये इसका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, मैं स्टार्टिंग से पूरा दिखा दूंगा। किसी का छूटा तो नहीं, सबका नोटेड डाउन। चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 3.5 के सेकंड में, सेकंड पार्ट में इसमें बोला है बेटा, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मतलब a की किस वैल्यू, k की किस वैल्यू के लिए ये जो लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, k की किस वैल्यू के लिए, ठीक है। ऊपर दिया था कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, अब नीचे दे दिया है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको पता है कोई भी सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या होती है, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 = होता है b1/b2 के, बट वो नॉट इक्वल्स टू होता है c1/c2 के। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं, है ना, कामा का उसको हम सॉल्व करेंगे फिर क्वेश्चन उतारेंगे, तो हम सीधा यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। जैसे हम 1 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ठीक है, और ऐसे नीचे की तरफ जो है यहाँ भी हम लोग y वाली जो टर्म है उनको उठा के हम ले आए, और k वाली जो टर्म है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ हम लोगों के पास ये एक रिज़ल्ट है, तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे इनमें रिलेशन बना लेते हैं। तो a1 की वैल्यू है 3 एंड अपॉन a2 की वैल्यू है 2k - 1, ऐसी b1 की वैल्यू है 1 एंड नीचे b2 की वैल्यू k - 1, c1 की वैल्यू -1 एंड अपॉन c2 की वैल्यू 2k - 1, ठीक है। तो हमने यहाँ से अपना रिज़ल्ट की हेल्प से इनके बीच में रिलेशन बना लिया है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट वाले को मैं लास्ट वाले के साथ ले लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड और ये हमारा थर्ड। तो आप चाहो तो इसको सेकंड वाले के साथ ले लो, या फिर इसको चाहे तो थर्ड वाले के साथ ले लो। तो मैं इसको पहले सेकंड वाले के साथ लेके देखता हूँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो 3/2k - 1 = 1/k - 1, एंड नाउ हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो 3 के साथ हो जाएगी k माइनस 1 के इंटू, एंड 1 के साथ हो जाएगी 2k माइनस 1 के इंटू। तो ये हो जाएगा हमारा 3k माइनस 3, एंड ये हो जाएगा 2k माइनस 1। k वाली टर्म्स एक तरफ एंड कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो ये आया k इक्वल्स टू 2। तो k इक्वल्स टू 2 पे ये जो हमारा पूरा रिजल्ट है या दोनों इक्वेशन जो है इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे नो, मतलब ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वल एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड मैंने लिया, तो 3/2k माइनस 1 इक्वल्स टू -1/-2k माइनस 1, अगेन क्रॉस इनटू। ठीक है, तो 3 इंटू -2k माइनस 1 एंड नॉट इक्वल्स टू -1 इंटू 2k माइनस 1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, -6k माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू -2k प्लस 1। ठीक, -6k और इधर आके 2k प्लस हो जाएगा, एंड ये -3 के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बचा हमारे पास माइनस का 4k नॉट इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास k इक्वल्स टू आ चुका है, k नॉट इक्वल्स टू आ चुका है 4/-1। तो इससे कैंसिल आउट हुआ, तो k इक्वल्स टू -1, k नॉट इक्वल्स टू -1। इसका कहने का मतलब क्या है बेटा कि k ना 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी वो किसी के भी इक्वल हो, है ना, बाकी वो 2 के इक्वल हो या दूसरी वैल्यू के इक्वल हो, इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर k -1 के इक्वल नहीं रहा और वो किसी और दूसरी वैल्यू के इक्वल रहा, जैसे कि ऊपर आया हमारे पास 2, या अभी हम और एक इक्वेशन बना के निकालेंगे तो वहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि k -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस अगर k -1 के इक्वल हो गया तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन हमें दी है उसका नो सॉल्यूशन वाला जो रिज़ल्ट है वो नहीं रहेगा, मतलब उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 2 पे भी ये नो सॉल्यूशन रहेगा, और k इक्वल्स टू -1 पे भी, k नॉट इक्वल्स टू -1 पे भी ये नो सॉल्यूशन रहेगा। तो इसके आंसर दो हो सकते हैं, k इक्वल्स टू -1 एंड k नॉट इक्वल्स टू -1 एंड k इक्वल्स टू 2। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, अगर डाउट हो तो आप रेज हैंड कर देना मेरे को, ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको दोबारा से। ना हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने दोनों ही मेथड आपको सिखा दिए हैं, सब्स्टिट्यूशन भी एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, तो आप इसको कर लीजिएगा खुद से। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एन अलजेब्रिक मेथड। मतलब हमें ना यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दी हुई है, जैसे लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इनको हमें सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, एंड उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। ऐसा कोई मेथड यहाँ पे उसने बोला नहीं है, बस बोला है सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोला ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड। मतलब एक हॉस्टल चार्ज जो है वो मंथली फिक्स है, उसका कुछ पार्ट फिक्स है। ठीक है, जैसे हॉस्टल चार्ज मंथली जो भी है वो फिक्स किया हुआ है उन्होंने कि हम महीने का आपसे इतने रुपए तो लेंगे ही लेंगे, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन द फूड इन द मैस। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद टेस्ट में भी दिया था, संडे को टेस्ट हुआ था लास्ट टू लास्ट, उसमें भी मैंने आपको ये दिया था। और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि मैस में आपने कितने दिन खाना खाया। ठीक है, मतलब आपका मंथली चार्ज तो फिक्स है, और एक्स्ट्रा चार्ज जो उस पर लगेगा वो डिपेंड करता है कि आपने महीने में कितने दिन मैस में खाना खाया। when a student A takes the food for 20 days, he has to pay 1000 as hostel charge, whereas student B who takes food for 26 days has to pay या pays 1180 as a hostel charge। मतलब A जो एक स्टूडेंट है वो 20 डेज़ के लिए खाना खाता है, तो उसको 1000 रुपये मतलब 1000 रुपये हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है। और स्टूडेंट जो B है
वो 26 डेज़ के लिए खाना खाता है तो उसको 1180 रुपये हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो फिक्स चार्ज बताना है और पर डे कॉस्ट बतानी है फूड की। तो आपको ये क्वेश्चन आता है, इसकी मैं इक्वेशन बना देता हूँ, या आप वो सब बना सकते हो तो मुझे बताइए। ठीक है, अगर आप लोग खुद से कर लोगे तो आप मुझे बता दीजिए, वरना मैं इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी 2-3 बार कर चुके हैं, है ना। उस पर भी किया था हमने ये कि एक गाड़ी जो है उसका जो है किराया इतना फिक्स है और बाकी डिपेंड करता है कि कितने किलोमीटर वो जा रही है। ठीक है सर, हो जाएगा। ओके बेटा, निकिता आप कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन? यस सर। कृष्णा, नंदनी, संचित, संभवी, सुप्रिया, हो जाएगा बेटा? नंदनी कह रही है ओके डन। तो संचित बेटा आप बताओ। नहीं होगा तो कोई नहीं, मैं बता दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं होगा तो आप सीधा बोलिए सर हमसे नहीं होगा, आप समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा। संचित आप कर लोगे बेटा इसको? सुप्रिया, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। बोलो बेटा संचित। चलो तो आप इसको करना, और अगर नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, ये भी आप खुद से कर लेना, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये मॉड्यूल में था। ठीक है, जैसे इसमें बोला है एक फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नोमिनेटर। एक जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है जब उसके नोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और वो 1/4 हो जाता है जब उसके डिनोमिनेटर में हम लोग 8 ऐड कर लेते हैं। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमें बताना है। तो आपको पता है बेटा जो फ्रैक्शन होता है F4 फ्रैक्शन, वो होता है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं इसको ऐसी बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ कि नोमिनेटर को x लेट कर लिया एंड डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन हो गया हम लोगों का x/y। अब पहले में बोला है, पहली कंडीशन में, कि अगर फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाता है, कब? जब उसके नोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो नोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो फ्रैक्शन हो गया 1/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड कंडीशन बोला है कि वो फ्रैक्शन जो है 1/4 हो जाता है, कब? जब इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं। अभी यहाँ पे नोमिनेटर एज इट इज़ है, बट डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर दिया, तो अगेन यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे। तो जैसे ही ये इक्वेशन बन गई दो आपके सामने, तो उसके बाद आप इसे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा। और फिर हम लोगों के पास जब x और y की वैल्यू आएगी ना, तो बेटा इसने ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइंड द फ्रैक्शन बोला है, मतलब हमें x और y की वैल्यू नहीं बतानी, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं बताना, हमें फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन बताने के लिए जो भी आपके आंसर आएंगे ना, उसको आप इसमें पुट कर देना, फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/y। तो आप जैसे x/y करोगे तो आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। नाउ इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस के एक टेस्ट में 40 मार्क्स आते हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, उसको हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स कट जाता है, डिडक्टिव हो जाता है, मतलब लाइक नेगेटिव मार्किंग। आगे, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, the yes would have scored 50 marks। इसका मतलब ये है कि अगर जो है हर सही आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स दिए जाएं और हर गलत आंसर के लिए अगर उसके 2 मार्क्स काटे जाए, तो यस के 50 मार्क्स आ सकते हैं। तो हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे।
ठीक है, तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखो बेटा, यश ने टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर करे, कब? जब उसने हर एक सही के लिए, जब उसको हर एक सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले और उसके गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स उसका डिडक्ट हो गया, तब उसने 40 मार्क्स स्कोर किए। बट जब उसको हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले और हर एक गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो उसने टोटल 50 मार्क्स स्कोर किए। तो हम लोगों को ये बताना है कि टेस्ट में क्वेश्चन कितने थे। ठीक है, तो टेस्ट में क्वेश्चन कितने थे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने जिसके करेक्ट आंसर दिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड करेक्टली, और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड रॉन्ग। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड रॉन्ग, वो वायलेट कर लिया मैंने। अभी इसने बोला था हमसे कि उसको करेक्ट वाले के लिए 3 मिलते हैं। तो बेटा अगर नंबर ऑफ, जैसे सपोज उसने 10 करेक्ट किए, तो उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? अगर एक के लिए 3 मिलते हैं तो 10 करेक्ट के लिए उसको 30 मिल जाएंगे, 3 इंटू 10। तो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर है, अगर उसको एक के लिए 3 मिलते हैं तो x के लिए कितने मिल जाएंगे? 3 इंटू एक्स। ठीक है, नाउ आगे बोला था रॉन्ग के लिए उसको कितना डिडक्ट कर लिया जाता है? 1 मार्क्स। तो बेटा अगर उसने 5 रॉन्ग दिए हैं तो 5 के लिए कितना डिडक्ट हो जाएगा? 5 इंटू 1, है ना। तो इसी तरीके से अगर उसने y रॉन्ग दिए हैं तो कितना डिडक्ट हो जाएगा? 1 इंटू वाई। किस में से डिडक्ट हो जाएगा? जो उसने करेक्ट दिए हैं उसमें से, है ना। और फिर उसका जो स्कोर है वो कितना बैठता है? 40। तो उसने अगर x करेक्ट दिए थे और एक करेक्ट का 3 मार्क्स था, तो उसमें से उसके अगर y इनकरेक्ट हुए और एक इनकरेक्ट का 1 मार्क्स था, तो इसको अगर हम करेक्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका जो है टोटल स्कोर आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ 40। ठीक है, और आगे जो कंडीशन दी है उसमें बोला है कि अगर उसको करेक्ट के लिए 4 मिले और इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स डिटेक्ट हो जाए, तो उसका जो टोटल स्कोर बैठता है वो 50 बैठ जाता है। तो हम लोगों को अब ये बताना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। तो इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लो या एलिमिनेशन से करो। तो मैं तो इसको एलिमिनेशन से करने वाला हूँ क्योंकि मुझे एलिमिनेशन से बहुत इजीली होता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसी भी एक टर्म को सेम बना लेता हूँ। चाहो तो आप x को बना लो, चाहे y को बना लो। तो मैं यहाँ पे y को बना लेता हूँ। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में मैं देख रहा हूँ इक्वेशन 2 में y के साथ 2 है, तो 1 में मैं किससे इंटू करूँ? 2 से। तो इक्वेशन 1 में मैंने 2 से कर दिया। अभी ये दोनों सब माइनस में है, अगर मैं यहाँ पे ऐड का साइन लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? माइनस का साइन। ठीक है, माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में हम लोग कर रहे हैं 2 से इंटू, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा तो उसमें पूरे में 2 से इंटू, माइनस इक्वेशन 2 ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट का साइन लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे माइनस के बाद तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नाउ सिमिलरली यहाँ पर भी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन 2। मैंने बताया था बेटा जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं वो राइट हैंड साइड करना ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशन हमें बैलेंस रखनी है ना। तो हमने इसलिए राइट हैंड साइड भी 2 से इंटू करी। नाउ 3x माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2y, और इधर हो गया 80, 4 2 ज़ा 80 माइनस 50 30, 80 में से 50 गया 30। तो 2y से 2y कैंसिल, एक प्लस था एक माइनस, एंड 6x माइनस 4x बचा 2x इक्वल्स टू 30, एंड x इक्वल्स टू 30 अपॉन 2। x से 30 डिवाइड हुआ 15 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ चुकी है हम लोगों के पास 15। आप इसको चाहे तो सेकंड में पुट कर दो या फर्स्ट में पुट कर दो, तो मैं कर लेता हूँ बाय सेकंड। ठीक है, बाय इक्वेशन सेकंड। तो मैंने सेकंड से किया, सेकंड क्या थी इक्वेशन हम लोगों की, वो थी 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पुट। क्या पुट कर रहा हूँ? पुट x इक्वल्स टू 15। मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 15 पुट कर दिया। ठीक है,
मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया 15। तो आप देखोगे बेटा जैसे ही x इक्वल्स टू 15 हम लोग पुट करेंगे तो 4 इंटू 15 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 50। तो 4 इंटू 15 हो जाएगा हमारा 60 माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 50। तो आप यहाँ पे देख पाओगे माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 50, 60 को इधर लिया है तो माइनस 2 वाई इक्वल्स टू माइनस 10 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, y के जो आगे कोफिशिएंट होता है वो चला जाता है अपॉन में एंड y से ये कैंसिल हुआ 5 बार में। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, y भी, और x और y तो हमारे क्या थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो मतलब नंबर ऑफ अगर उसके इनकरेक्ट है ना, x था हमारा नंबर ऑफ करेक्ट, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन 15 हो गए और नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन 5 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हो जाएंगे हम लोगों के क्या, x प्लस 5 है ना, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, जितने उसने सही आंसर दिए और जितने उसने इनकरेक्ट आंसर दिए अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम लोगों का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितना हो जाएगा 20। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कहीं पर भी किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। You can raise your hand if you have any doubt. समझ में आ गया सबको अच्छे से? सो ऊपर की स्क्रीन दिखा दीजिए। ओके बेटा, बता दीजिए कहाँ से दिखानी है। ठीक है, ठीक है प्रिंस। यस सर। हाँ बेटा बता देना मुझे जब नीचे करना हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना कुछ था नहीं इसमें, समझ में आ ही गया होगा सबको एक ही बार में। निकिता बेटा आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके, सुप्रिया आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका देखते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा सबने, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप प्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इक्वेशन मैं बना के बता देता हूँ कैसे बनेगी एंड क्वेश्चन करना आपको है। मतलब प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। तो दो जगह हैं, हम लोग बना लेते हैं दोनों जगह को, ठीक है। दो जगह है क्या, ए और बी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है कितनी, 100 किलोमीटर। अपार्ट मतलब बेटा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है हाईवे पर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार तो ए से स्टार्ट होती है, ठीक है, एक इधर है गाड़ी, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों की दोनों सेम टाइम पे, एक ए से स्टार्ट होती है एक बी से स्टार्ट होती है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो दोनों कार जो है, जो ए से स्टार्ट हुई है और जो बी से स्टार्ट हुई है, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है। एक मिनट गलत हो गया, ठीक है, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से। दे मीट इन 5 आवर्स, तो दोनों की दोनों कितने घंटे में मिल जाती है, 5 आवर्स में। मतलब जैसे कि एक भी इस तरफ को जा रही है और बी भी इस तरफ को जा रही है, तो दोनों की दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो 5 आवर्स में
ठीक है, तो आगे करें हम लोग, आगे सब। तो बेटा सेम डायरेक्शन मतलब हुआ कि जैसे ए बी जा रहा है वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो बी भी जा रही है वेस्ट की तरफ। जो बी से चल रही है वो भी वेस्ट में जा रही है, जो ए से चल रही है वो भी वेस्ट में जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे सेम डायरेक्शन। तो वो दोनों मिलती है कितनी घंटे में? 5 घंटे में, 5 घंटे में। आगे, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ जाए, जैसे ये भी इस डायरेक्शन में और जो इधर से कार चल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो ये हो गया टूवर्ड्स ईच अदर, तो वो दोनों की दोनों एक घंटे में मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा गया है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार, तो इन दोनों गाड़ियों की स्पीड हम लोगों को बतानी है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, है ना, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल्स टू हमने ले लिया x, एंड लेट स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल्स टू हमने ले लिया वो y। ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की स्पीड हमने x ले ली और सेकंड कार की स्पीड हमने ले ली y। नाउ इसने हमसे बोला था कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएगी तो 5 घंटे में मिलेगी। ठीक है, अब इस कंडीशन को हमें यूटिलाइज करना है एंड इसकी हेल्प से हमें बनानी है इक्वेशन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका यूटिलाइजेशन करके हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन बनानी है। हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो दोनों डिस्टेंस थी, दोनों जो जगह हैं ए और बी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, और जो गाड़ी ए है वो और जो गाड़ी बी, मतलब जो ए से चल रही है गाड़ी और जो गाड़ी बी से चल रही है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो 5 घंटे में मिलती हैं। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो मतलब एक दूसरे की तरफ को जा रही हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो इनकी स्पीड हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि कार ए ने जो ए से चल रही है उसकी स्पीड हम यहाँ पे देखेंगे, तो स्पीड है हमारी x। ठीक है, तो स्पीड की जगह लिख दिया हमने x। डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, 100, और टाइम कितना लिया उसने, 5। तो ये हो गया d/5। और ऐसे ही हम बात करें y की, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, इसने भी टाइम लिया 5। तो दोनों के लिए हम जो है टाइम लिख सकते हैं। इसने डिस्टेंस d1 कवर करी, हमें नहीं पता, और इसने जो है डिस्टेंस टोटल टाइम इक्वल्स टू 5। तो टाइम इक्वल्स टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस 100 किलोमीटर नहीं होगा? नहीं बेटा, क्योंकि देखो ना,
ये डिस्टेंस जो है 100 वाला x ही तो कवर करेगा ना, या y कवर करेगा, है ना। मतलब जो ए से चल रही है या तो वो वाली गाड़ी 100 किलोमीटर कवर करेगी, क्योंकि ये तो बी की तरफ जा रही है बट ये तो इस तरफ जा रही है ना, तो ये पता नहीं हमें कितनी डिस्टेंस पे जा रही है, तो हम यहाँ पे 100 नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, समझे बात। तो हमारे पास जो चीज़ है ना हम उसी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। देखो हम लोगों के पास है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को हमने यूटिलाइज़ करना है। तो टोटल टाइम हमें दिया है इसने 5 घंटे। तो 5 घंटे कब लगे, जब x ने d1 डिस्टेंस कवर करी, अभी d1 डिस्टेंस हमें नहीं पता, और y ने भी d1 डिस्टेंस कवर करी, तो इन दोनों को टोटल टाइम लगा 5, है ना बेटा। टोटल टाइम इक्वल्स टू हमने लिख लिया, टोटल टाइम इक्वल्स टू ऐसे समझो 5 घंटे थे, है ना। तो टाइम बाय फर्स्ट कार प्लस टाइम बाय सेकेंड कार, टाइम बाय फर्स्ट कार प्लस टाइम बाय सेकेंड कार, अगर दोनों के टाइमों को मैं ऐड कर दूंगा तो 5 घंटे हो जाएगा। ठीक है। अब टाइम इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो मैं ऐसे टाइम निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट कार की डिस्टेंस हम लोगों को नहीं पता कितनी है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो हमने d1 मान लिया। एंड सेकेंड कार की जो डिस्टेंस थी वो हमें नहीं पता कितनी कवर करी, उसे हमने d2 मान लिया। फर्स्ट कार का जो टाइम दिया था, स्पीड जो दी थी हमें x दी थी, एंड सेकंड कार की जो स्पीड दी थी हमें y दी थी। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया, टाइम 1 की जगह पे d1 अपॉन एक्स प्लस टाइम 2 की जगह पे d2 अपॉन वाई इक्वल्स टू 5 आवर्स। ठीक है सर डी हाँ बेटा बोलो। सर D2 को 100 माइनस D1 भी तो लिख सकते हैं। हाँ ये सॉरी भी D1 माइनस 100। लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसको हम आगे डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, हम उसको आगे डिस्कस करने वाले थे। देखो अब ये जो बात बोली है नंदनी ने, वो चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो बेटा, जब A से B की तरफ को हम चले तो A ने D1 डिस्टेंस कवर करी, बट हमको नहीं पता ये D1 डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, D1 डिस्टेंस सपोज़ यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकती है, पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस हो सकती है। क्या पता इसकी स्पीड धीरे हो और इसने केवल इतनी डिस्टेंस ही कवर कर पाई हो ये वाली गाड़ी, है ना। ठीक है, तो D1 डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकती है, या D1 डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक भी हो सकती है, और D2 डिस्टेंस केवल इतनी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या पता एक ही स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ये तभी पॉसिबल है ना। अगर ए गाड़ी तेज़ चलेगी तभी तो ये मिल पाएंगे, वरना तो ये मिल ही नहीं पाएंगे। ए वाली गाड़ी तेज़ चलेगी बी वाली से, तभी तो बेटा ये लोग मिल पाएंगे, अदरवाइज़ ये मिल ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है बात। क्योंकि बी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज़ आप हो और इधर आपका ब्रदर है, वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो। अगर आप अपने भाई से तेज़ नहीं दौड़ोगे तो आप अपने भाई को कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। तो यहाँ भी तो ये चीज़ है कि अगर ए वाली जो गाड़ी है जो ए की तरफ से चल रही है, बी की तरफ से चलने वाली गाड़ी से तेज़ नहीं दौड़ेगी तो बी को पकड़ ही नहीं पाएगी, मतलब वो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर भी सर हम ये भी तो हो सकता है हाँ हाँ कि बेटा। बी स्लो हो जाए और ए अपनी कांस्टेंट स्पीड पे ही रहे। नहीं बेटा, इसमें ना स्पीड यूनिफॉर्म ही लेके चलना है हम लोगों को। ठीक है, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म लेके चलनी है, मतलब एक ही स्पीड लेके चलनी है हम लोगों को। अगर ये वाला जो होता है ना, जो कॉन्सेप्ट आपने बोला, तो फिर वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक, मतलब वो अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है कि स्पीड पहले उसने इनिशियल स्पीड ये थी और फाइनल स्पीड ये थी, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। वो फिजिक्स का क्वेश्चन है वैसे, बट वो इसमें नहीं है कि इनिशियल स्पीड उसकी जो है यू थी एंड फाइनल वी हो गई, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे इनकी जो स्पीड है बेटा वो कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। तो आप ये समझो कि अगर ए ने जो है D1 डिस्टेंस कवर करी है और बी ने केवल D2 डिस्टेंस कवर करी है, तो इन दोनों का जो मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा D1 में से इस D2 को अगर मैं हटा दूँ तो हम लोगों के पास कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, हम लोगों के पास 100 ही तो आ जाएगी। तो हम यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं कि जो D2 है उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 100 माइनस D1। तो D2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 100 माइनस D1 एंड अपॉन y एंड इक्वल्स टू 5।
अभी सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसमें आगे। आगे क्या बोला है, इफ़ द ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, मतलब अगर वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ को चलेंगे तो वो कितनी देर में मिल जाएंगे, 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कंडीशन बना लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू हंड्रेड ही चलेंगे दोनों मिलके, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है हमारा क्या, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम प्लस स्पीड इनटू टाइम। फर्स्ट वाले की स्पीड t1 एंड सेकंड वाले की फर्स्ट s1 और सेकंड वाले की स्पीड s2 इक्वल्स टू 100। फर्स्ट वाले की स्पीड x, उसने टाइम लिया 1 आवर। सेकंड वाले की स्पीड y, उसने भी टाइम लिया कितना, 1 आवर, और दोनों ने मिलके कितना चला, 100। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ से आ गया हम लोगों का 100। एंड यही चीज़ हम ऊपर भी कर सकते थे, खामखा हम इसको इतना लेंथी बना रहे हैं, ऊपर भी हम यही चीज़ कर सकते थे। क्या, यहाँ पे देखो, बिल्कुल सेम चीज़ हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि टोटल हमें डिस्टेंस जो दी है, टोटल डिस्टेंस वो क्या दी है उन्होंने, 100 ही दी है, तो दोनों को 100 तो चलना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम माइनस स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू यहाँ से क्या लिख लिया, 100। ठीक है, स्पीड फर्स्ट वाले की x थी, उसने भी 5 घंटे लिए, एंड सेकंड वाले की स्पीड y थी, उसने भी 5 घंटे लिए। तो यहाँ से हम लोगों की जो कंडीशन है वो आ गई है 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी, और यहाँ से हम लोगों की बन गई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ये इक्वेशन 2। अब इसको आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट वाले में माइनस क्यू हुआ, सेकेंड वाले में ये, यहाँ पर जब हम पहुँचे ना तो मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि हम लोग खामखा एक कांस्टेंट वेरिएबल ले रहे हैं, मतलब एक d और ले रहे हैं, फिर उसकी भी वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो हमारे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आप इसको समझो, सेकंड वाले से आपको अच्छा समझ में आएगा, फिर हम फर्स्ट पे जाते हैं। सेकंड वाले को देखो, देखो बेटा, जब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ए और बी की, है ना, ए और बी की जो डिस्टेंस है वो 100 है। अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे और ये जब 1 घंटे में मिलते हैं तो टोटल इन्होंने मिलके कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 100 ही तो की होगी, है ना। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, चाहे ये तेज़ चल रहा हो या ये धीरे चल रहा हो, बट चल रहे एक दूसरे की तरफ ही है। और जैसे ही यहाँ पे मिले ये, तो हमारा टाइम हो गया 1 आवर। तो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस इन्होंने कवर करी, 100। तो मैंने लिखा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू इन्होंने कवर करी 100, है ना। और डिस्टेंस कैसे कवर करी, अगर इसकी स्पीड s1 थी, स्पीड इसकी s1 मान ली हमने, एंड इसकी स्पीड मान ली हमने s2, इसकी स्पीड को s2, जबकि स्पीड तो हमने इसकी ऑलरेडी लेट की हुई है x और इसकी स्पीड y। ठीक है, तो इसने x की स्पीड से 1 घंटे में जितनी डिस्टेंस कवर करी और इसने y की स्पीड से 1 घंटे में जितनी डिस्टेंस कवर करी, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल 100 किलोमीटर आएगा, नहीं आएगा। समझ में आई ये चीज़ नंदनी बेटा, आपको क्लियर हुई? हेलो यस सर। कृष्णा, नंदनी, निकिता, आपको समझ में आया बेटा ये वाला पॉइंट? निकिता बेटा बोलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड कंडीशन से समझना, फिर आपको फर्स्ट वाली कंडीशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये देखो बेटा, हम लोगों को गिवन था कि ए और बी 2 पॉइंट है। ठीक है, ए और बी जो है 2 प्लेस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं अभी। यहाँ पर दोनों कार चलती है, एक तो ए से चलती है, एक बी से चलती है, टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। जो ए से चल रही है उसकी डिस्टेंस हमने, स्पीड ऑलरेडी हमने अज्यूम की हुई है x, और जो बी से चल रही है उसकी स्पीड हमने अज्यूम की हुई है y। तो इसने ये बोला कि बेटा ये दोनों ना 1 घंटे बाद मिल जाती है, मतलब 1 घंटे बाद ये दोनों क्या है, मिल जाती है। तो बेटा जब ये मिली होगी तो इन्होंने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, यही तो डिस्टेंस कवर करी होगी जो उन 2 प्लेसेस के बीच में थी, है ना। अगर वो दोनों के प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर कर लेंगे तो ये क्रॉस कर जाएगी, फिर वो मीट की जगह बोलता क्रॉस कर गई, है ना। और अगर वो कम डिस्टेंस कवर करेंगे इससे तो वो मिल ही नहीं पाएंगे।
अगर जैसे इसने 50 कवर करी, इसने 40 कवर करी, तो इनके बीच में रह गया गैप। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि दोनों ने मिलके टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी, 100। तो मैंने यहाँ पे बेटा लिख लिया टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इक्वल्स टू हो गया 100। ठीक है, अब डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मतलब फर्स्ट वाले की स्पीड इनटू उसके द्वारा लिया गया टाइम, और सेकंड वाले की स्पीड इनटू उसके द्वारा लिया गया टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, है ना। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट वाले ने जितनी डिस्टेंस कवर करी प्लस सेकंड वाले ने जितनी डिस्टेंस कवर करी, उन दोनों का सम 100 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट वाले की स्पीड थी x इंटू टाइम उसने लिया 1 आवर, सेकंड वाले की स्पीड थी y, उसने टाइम लिया 1 आवर। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया यहाँ से 100। अभी बताओ आपको समझ में आया? यस सर। है ना। अब इसी से आप फर्स्ट वाला पॉइंट समझ जाओगे। यहाँ से आप फर्स्ट वाला पॉइंट देखो। अभी फर्स्ट वाले पॉइंट में उसने बोला था कि वो दोनों गाड़ियाँ ना अब कैसे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ, जो ए से गाड़ी चलती है वो भी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो बी से चल रही है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब ये मिलेंगी, कभी ना कभी मिलेंगी। तो बेटा कब मिलेगी, जब ये ए से चलने वाली गाड़ी तेज़ चलेगी, तभी तो ये इससे मिल पाएगी, है ना। अगर सपोज़ ये 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, ये 40 की जा रही है, तभी तो ये मिल पाएंगे। अगर ये 90 मैंने कर दिया तो ये तो हमेशा आगे ही निकलती रहेगी, ये तो पहुंच ही नहीं पाएगी सेकंड फर्स्ट वाली इसके पास तक। तो इसलिए हम लोग ना यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यूज़ अभी मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर होगा। तो मतलब हम कहने का मतलब ये है कि जो ए से गाड़ी चल रही है ना, उसकी जो स्पीड है वो बी से चलने वाली गाड़ी से तेज़ है। मतलब एक्स हमारा जो है वो वाई से बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्स वाली स्पीड है वो वाई से बड़ी है। ठीक है। अब एक्स जो है 5 घंटे में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, हमें नहीं पता कितनी करेगा, बट ये बोला था 5 घंटे वो मिल जाएंगे। तो मतलब x 5 घंटे में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा और y भी 5 घंटे में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो टोटल क्या होगा, मतलब उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, 100 के। कैसे, देखो बेटा, ये दोनों तभी तो मिलेंगे जब ये दोनों एक दूसरे के लेवल पे आ जाएंगे, तभी तो मिल पाएंगे ये। तो अगर इसमें से मैं ये वाली डिस्टेंस इरेज कर दूँ, ये वाली डिस्टेंस मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, है ना, ऊपर से भी नीचे से भी ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो हम लोगों के पास कितनी डिस्टेंस बची, ये तो बची, और ये हमारी कितनी थी, 100 किलोमीटर थी। समझ में आई बात आपके? नहीं समझ में आई निकिता? हेलो, नो सर। नहीं आई? ओके, चलो दोबारा से देखो बेटा, इसको दोबारा से देखो, इस पॉइंट को, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमारी दो प्लेसेस है, एक प्लेसेस है हम, एक का नाम है हमारा ए और एक का नाम है बी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर। एक गाड़ी चलती है जो ए से चल रही है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, और जो बी से चल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो बेटा ये 5 घंटे बाद मिलता है ना। यहाँ पे हो गए 5 घंटे। तो मतलब बेटा 5 घंटे में जो ए से चल रही होगी उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, यहाँ तक की, और जो बी से चल रही होगी उसने भी केवल यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करी होगी, तभी तो ये मिल पाएंगे। इतना समझ में आया? बताओ मुझे निकिता, यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया तो आप बोल सकते। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो मतलब 5 घंटे हाँ में सर। ना दोनों ने मिलके केवल इतनी डिस्टेंस कवर करी थी। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितनी कवर करी है, 100। अगर मैं ये नीचे वाले ने जितनी डिस्टेंस कवर करी है उसमें से ऊपर वाली डिस्टेंस, मतलब जो ऊपर वाली गाड़ी ने कवर करी थी, उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हम लोगों के पास कितनी डिस्टेंस बचेगी, 100 ही तो बचेगी।
देखो बी ने यहाँ से यहाँ तक चला था ना, बी ने इतनी डिस्टेंस कवर करी थी, तो मैंने नीचे से इतनी डिस्टेंस हटा दी, ये दोनों मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, हटा दिया, तो हम लोगों के पास यही वाली डिस्टेंस तो बची, और ये कितनी थी हमारी 100 ही तो थी। तो बिल्कुल यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि फर्स्ट वाले की डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, ठीक है, डिस्टेंस फर्स्ट माइनस डिस्टेंस सेकेंड इक्वल्स टू कितना है 100, डिस्टेंस सेकेंड इक्वल्स टू 100। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, अभी लिखा था, स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम कितना लिया पहला 5R, ऐसी स्पीड इनटू टाइम सेकंड वाले ने भी कितना लिया था 5R, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितने के इक्वल है 100 के। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि x y से बड़ा है, तो इसी वजह से मैंने जो है x को आगे लिखा है ना, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू इक्वल्स टू 100। तो अब ये दो इक्वेशन बन गई है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और x y की वैल्यू निकाल लेना। अब इसे करके देखना बेटा, अगर नहीं होगा तो कल मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। सर एक्स और वाई की वैल्यू 40 और 60 किलोमीटर बराबर है। हाँ बेटा 40 और 60 आ जाएगी, ठीक है। एक बार इसे दोबारा से कल एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग। चलो आपकी भी क्लास का टाइम हो गया।